राम सर की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज इतिहास में हम लोग प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे और उसके तहत आज जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है सुंग वंश। सुंग वंश मौर्यों के पतन के बाद मगध की सत्ता सुंग शासकों के हाथों में आ गई। सुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। पुष्यमित्र शुंग 184 ईसा पूर्व में, आप यहां देख रहे होंगे कि 187 लिखा हुआ है, कई किताबों में ये मिलेगा, लेकिन सही जो तिथि है वो है 184 ईसा पूर्व। इसको थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा। 184 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र ने, चूंकि पुष्यमित्र जो है वो मौर्यों का सेनापति था और एक सेनापति के हैसियत से अपने राजा बृहदत्त, जो कि मौर्य राजा, अंतिम मौर्य राजा था, तो अपने शासक, अपने राजा को सेना का निरीक्षण के लिए ले गया और सैनिक निरीक्षण के दौरान अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या करके मौर्य वंश का अंत कर दिया और स्वयं एक नए राजवंश की स्थापना की। शुंग वंश के बारे में जानकारी जिन स्रोतों से प्राप्त होती है वो दोनों तरह के स्रोत हमें मिल जाते हैं। साहित्यिक स्रोत भी मिलते हैं और पुरातात्विक स्रोत भी शुंगों का इतिहास हमें बताते हैं। साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत पतंजलि ऋषि द्वारा रचित महाभाष्य, हमारे पुराण ग्रंथ, कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्र, बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित और मेरुतुंग द्वारा रचित थेरावली, बौद्ध ग्रंथ दिव्यावादान और बौद्ध विद्वान तारानाथ द्वारा लिखित बौद्ध धर्म का इतिहास, इन साहित्यिक ग्रंथों से हमें शुंग वंश की सत्ता के विषय में जानकारी मिलती है। पुरातात्विक स्रोतों में जो प्रमुख स्रोत हैं जिनसे हमें शुंग वंश के बारे में जानकारी मिलती है वे हैं खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, धनदेव का अयोध्या अभिलेख और भारहूत एवं सांची के स्तूप से भी हमें शुंग शासकों के बारे में, शुंग वंश के बारे में जानकारी मिलती है। शुंगों की उत्पत्ति को लेकर के विद्वानों में मतभेद है। यह इतिहास में एक विवादास्पद विषय है कि शुंगों की उत्पत्ति कैसे हुई। बहुत सारे विद्वान मानते हैं, जिनमें बौद्ध विद्वान जिन्होंने दिव्यावदान लिखा वे भी मानते हैं कि पुष्यमित्र जो है वो मौर्य वंश का ही था और इसलिए उसे सेनापति जैसा महत्वपूर्ण पद दिया गया था। किंतु यह सही प्रतीत नहीं होता, क्योंकि आप और हम सभी जानते हैं कि मौर्य वंश का विनाशक, मौर्य वंश के अंतिम राजा की हत्या करने वाला पुष्यमित्र शुंग को माना जाता है। तो इस दृष्टि से ये उचित प्रतीत नहीं होता और इसलिए लोग इस तथ्य को गलत मानते हैं, क्योंकि अगर वो अंतिम राजा की हत्या किया है और शासक बन रहा है तो फिर वो मौर्य वंश के तहत ही शासन करता। उसने अपने वंश का नाम शुंग वंश या उसका जो वंश है शुंग वंश के रूप में प्रचलित है, तो ये सही प्रतीत नहीं होता। कुछ विद्वान शुंग वंश को ईरानी मानते हैं, ईरान के मानते हैं। उनका संबंध ईरान के मित्र देवता, जो सूर्य देवता वहां के थे, उन्हें मित्र कहा जाता था, उनसे जोड़ते हैं। और इसका कारण है कि शुंग वंश के राजा अपने नाम के पीछे मित्र शब्द जोड़ते हैं। आप देखते होंगे पुष्यमित्र शुंग, अग्निमित्र, वसुमित्र आदि नाम शुंग वंश के राजाओं का है। तो इसी के कारण उनका संबंध ईरान से जोड़ा जाता है। काशी प्रसाद जायसवाल पुष्यमित्र को मौर्यों का राजपुरोहित का पुत्र मानते हैं। वे कहते हैं कि अशोक की धार्मिक नीति के कारण राजपुरोहित एवं उसके वंशजों ने सेना में नौकरी कर ली और इसी क्रम में पुष्यमित्र सेनापति के बड़े पद तक पहुंच गया। और इस तरह से हम देखते हैं कि राजपुरोहित चूंकि ब्राह्मण हुआ करते थे तो शुंग शासक जो हैं वो ब्राह्मण थे। अन्य कई भी प्रमाण जो हैं वो भी सिद्ध करते हैं कि शुंग शासक जो थे वो ब्राह्मण थे। खुद पतंजलि ऋषि, जिन्होंने महाभाष्य नामक ग्रंथ की रचना की है, यहाँ पे हमने पाणिनि लिखा है। पाणिनि चूंकि महाभाष्य जो लिखा गया है उससे पहले ग्रंथ लिखा गया था अष्टाध्यायी, तो वो पाणिनि ने लिखा था।
और उसी अष्टाध्यायी का जो है टीका है महाभाष्य, जिसको पतंजलि ने लिखा है, इसलिए मैंने यहाँ पाणिनि शब्द का इस्तेमाल कर दिया है। वैसे तो यहाँ पतंजलि होना चाहिए। और महाभाष्य में बताया गया है कि शुंग जो है वो भारद्वाज गोत्रीय ब्राह्मण थे। पतंजलि ऋषि ने ऐसा कहा है। और पतंजलि ऋषि के बात पर इसलिए विश्वास किया जाता है क्योंकि पतंजलि ऋषि ने पुष्यमित्र शुंग के जो अश्वमेध यज्ञ हुआ था उसके वो पुरोहित थे। कालिदास भी जो है पुष्यमित्र शुंग को कश्यप गोत्र का मानते हैं, चूंकि वो अग्निमित्र के कथा पर मालविका अग्निमित्र नामक किताब लिखा है, उसमें उन्होंने अग्निमित्र को कश्यप गोत्रीय बताया है और कश्यप गोत्र जो है ब्राह्मणों का गोत्र है। इस आधार पर भी शुंग वंश जो है वो ब्राह्मण प्रतीत होता है। वहीं बौद्ध विद्वान तारानाथ भी शुंगों को ब्राह्मण मानते हैं और पुष्यमित्र को ब्राह्मण राजा कहते हैं। तारानाथ जो है वो बौद्ध विद्वान है। अभी हमने आगे देखा था जैसा कि वो बौद्धों का इतिहास लिखे हैं। इसके अतिरिक्त शुंगों की जो वैदिक धर्म के प्रति लगाव था, बौद्धों से दुराव था, इससे भी सिद्ध होता है कि वे ब्राह्मण थे। तो ज्यादातर विद्वान इतिहास के इस बात से सहमत हैं कि शुंग शासक जो हैं वो ब्राह्मण थे और ब्राह्मणों से उनकी उत्पत्ति हुई है, ये कह सकते हैं हम लोग। अब आते हैं पुष्यमित्र शुंग के विषय में, जानते हैं पुष्यमित्र शुंग की उपलब्धियां क्या क्या थी। शुंग वंश के सबसे प्रतापी शासक पुष्यमित्र शुंग की उपलब्धियां हम लोग कई रूपों में देखते हैं। अगर पहली उपलब्धि देखें तो मौर्यों के उत्तरार्ध में और अंतिम राजा के समय राजनीतिक अस्थिरता, अव्यवस्था और अराजकता जैसे तत्व तथा विदेशी आक्रमण आदि होने लगे थे, जिससे मौर्यों का जो एकीकरण था, राजनीतिक एकीकरण था, वो टूटने लगा था। दूर दूर के जो शासक थे वो स्वतंत्र घोषित करते जा रहे थे अपने आप को और राज्य की सत्ता जो है वो कमजोर होती जा रही थी। ऐसी परिस्थिति में पुष्यमित्र शुंग की एक बड़ी उपलब्धि है कि उसने पुनः पाटलिपुत्र पर अपना अधिकार जमाया। अव्यवस्था और अराजकता के खिलाफ उसने जो है वो एक युद्ध छेड़ा और अपने शक्ति, अपने ताकत से पाटलिपुत्र को अव्यवस्था एवं अराजकता से मुक्त किया। न केवल पाटलिपुत्र को मुक्त करने के बाद उसने अपने देश, अपने राज्य के विभिन्न प्रदेशों में जो राजा स्वतंत्र हो रहे थे या राजनीतिक विकेंद्रीकरण हो रहा था, उसकी ओर ध्यान दिया। और सबसे बड़ी बात उस समय जो हो रही थी वो हो रही थी उत्तर पश्चिम क्षेत्र से विदेशी यवनों का आक्रमण। उस आक्रमण को रोकना बहुत जरूरी था। तो एक बड़ी उपलब्धि है इस रूप में पुष्यमित्र शुंग की कि उसने विदिशा को एक दूसरी राजधानी बनाया और वहां पे अपने बेटे अग्निमित्र को उपराजा के रूप में स्थापित किया। और इस प्रकार से विदिशा जो है द्वितीय राजधानी के रूप में शुंग राज्य की एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित हुई। राजनीतिक उपलब्धियों के साथ हम देखते हैं कि उसका सबसे बड़ा कार्य, पुष्यमित्र शुंग का एक बड़ा कार्य है कि कौशल राज्य में उन्होंने अपना एक प्रतिनिधि नियुक्त किया और उस प्रतिनिधि के माध्यम से राज प्रशासन चलाया। नर्मदा के अगला जो उसकी उपलब्धि है राजनीतिक एकीकरण में कि नर्मदा के तटवर्ती क्षेत्रों तक को उसने अपने नियंत्रण में लिया और वहां एक उपराजा बहाल किया। पाटलिपुत्र से केंद्रीय नियंत्रण पूरे राज्य पे जारी रखा। एक ऐसे समय में जब राजा की कमजोरी के कारण, विदेशी आक्रमण के कारण राजनीतिक विखंडन हो रहा था, पाटलिपुत्र खतरे में था, सत्ता खतरे में थी। ऐसे समय में पुष्यमित्र शुंग ने राजनीतिक एकीकरण करके अपने शक्ति से पाटलिपुत्र से केंद्रीय नियंत्रण जारी करके एक संगठित राज्य, एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना की और उस समय के सभी यवन आक्रमणों को विफल किया। यह एक बड़ी उपलब्धि है। दूसरी बड़ी उपलब्धि उसकी है
जो पाटलिपुत्र से स्वतंत्र होकर अलग छोटे छोटे राज्य बनते जा रहे थे, राजनीतिक एकता खतरे में थी, वैसे में विदर्भ जो है उसने भी यज्ञसेन के नेतृत्व में अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। तो विदर्भ से संघर्ष करके, विदर्भ से लड़ाई करके, युद्ध करके उसने विदर्भ को अपने राज्य में शामिल किया। ये एक बड़ी उपलब्धि थी। वस्तुतः अंतिम शासक के समय, मौर्यों के अंतिम शासक के समय ही विदर्भ को लेकर के वहां मंत्री गुट और सैनिक गुट, मौर्य शासकों के समय में जो दो गुट हो चुका था, मंत्रियों का गुट और शासकों के गुट। मंत्री गुट में यज्ञसेन नामक एक व्यक्ति था जो विद्रोह कर दिया और विदर्भ को पाटलिपुत्र से स्वतंत्र घोषित कर दिया। ऐसे समय में पुष्यमित्र शुंग ने एक सही निर्णय लिया और वीरसेन के नेतृत्व में उसने पाटलिपुत्र से सेना भेजी और यज्ञसेन पर यानी विदर्भ पर आक्रमण कर दिया। दोनों के बीच में घमासान युद्ध हुआ, यज्ञसेन पराजित हुआ और विदर्भ पे अधिकार कर लिया गया। अंततः यज्ञसेन के साथ एक समझौता हुआ और यज्ञसेन ने माधवसेन के साथ शुंगों की अधीनता स्वीकार कर ली और विदर्भ को दो भागों में बांट दिया गया और वर्धा नदी को विदर्भ का सीमा निश्चित किया गया। और ये दोनों विदर्भ के राज्य जो हैं शुंगों की अधीनता स्वीकार कर लिए और शुंग राज्य अब विदर्भ तक यानी नर्मदा नदी तक, वर्धा नदी तक का क्षेत्र जो है यानी आधुनिक महाराष्ट्र तक जो है वो शुंग राज्य का विस्तार हो गया। तीसरी बड़ी सफलता या उपलब्धि जो है पुष्यमित्र शुंग की, वह यवन आक्रमणों को विफल करना। यवन जो है वो बड़ी भारी पैमाने पर बहुत ही आक्रामक होकर उस समय आक्रमण कर रहे थे और उनके आक्रमण साकेत, माध्यमिका जो कि चित्तौड़ को प्राचीन काल में कहते थे, और सिंधु तक घुस आए। इन सभी को पुष्यमित्र ने, चूंकि पुष्यमित्र सेनापति था और सेना का संगठन बहुत ही उच्च स्तर का किया था, तो सेना के सहारे से एक उच्च और कुशल सेनापति होने के नाते उसने इन सभी आक्रमणों को, यवन आक्रमणों को विफल किया। और इसका उल्लेख हमें गार्गी संहिता में मिलता है। मालविका अग्निमित्र जो कालिदास द्वारा रचित है उसमें भी हमें यवनों के आक्रमण का उल्लेख मिलता है। इन दोनों ग्रंथों में हमें इसका उल्लेख मिलता है कि एक बार पुष्यमित्र द्वारा पराजित होने के बाद भी यवन आक्रमण दोबारा हुए और अब की बार उत्तर प्रदेश के साकेत, पांचाल और मथुरा पर उन्होंने विजय प्राप्त कर ली। तब शुंग राजा यानी पुष्यमित्र ने वसुमित्र के नेतृत्व में और अग्निमित्र के नेतृत्व में अपनी सेनाएं भेजी और यवनों को पीछे ढकेल दिया, यवनों को एक बार फिर पराजित किया। इस तरह से हम देखते हैं कि यवन शासक जो हैं वो बार बार आक्रमण किए शुंग काल में और शुंगों ने उनसे अपने देश की रक्षा की। ये विद्वानों में मतभेद है कि ये जो यवन आक्रमण हो रहे थे वो उनका नेता कौन था। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि डेमेट्रियस द्वारा ये आक्रमण हो रहा था। कुछ विद्वानों का मानना है कि नहीं, मिनांडर जो है वो आक्रमण करता था जिसे पुष्यमित्र ने पराजित किया था और बाद में अश्वमेध यज्ञ किया था। तो ये विवाद का प्रश्न है। फिर भी हम लोग इस तरह से इसको लिखेंगे, इसको जानेंगे कि डेमेट्रियस और मिनांडर जैसे यवन राजाओं ने शुंग शासन में के समय में आक्रमण किया था। अगली उपलब्धि जो पुष्यमित्र शुंग की है वो है साम्राज्य विस्तार। शुंग शासकों में पुष्यमित्र शुंग ने 36 वर्ष तक शासन किया और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। पाटलिपुत्र केंद्र था, राजधानी थी और उस राजधानी से उसका विस्तार आज का पूरा मगध के साथ साथ दक्षिण में नर्मदा नदी तक, उज्जैनी, मालवा, बरार, ये सारे क्षेत्र जो हैं वो शुंग सत्ता के अधीन आते थे। इसके अलावा उत्तर में हम देखें तो उत्तर प्रदेश,
मध्य प्रदेश का क्षेत्र और पंजाब के जालंधर और सियालकोट तक का क्षेत्र जो है उस शुंग राज्य का हिस्सा था। वहां तक शुंग राज्य का विस्तार था। और जैसा जानते हैं इतने बड़े शुंग राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी और दूसरी राजधानी विदिशा थी। तो इस प्रकार दो राजधानियों से पूरे देश, पूरे शुंग राज्य पर शासन किया जाता था। और ये दो राजधानी होने के पीछे जो तर्क दिया जाता है विद्वानों के द्वारा, उनका मानना है कि यवन आक्रमणों को विभिन्न क्षेत्रों से रोकने के लिए ऐसा किया गया था। अगली उपलब्धि प्रशासन क्षेत्र में है। पुष्यमित्र शुंग न केवल एक कुशल सेनापति था, एक अच्छा राजा था, बल्कि वो एक कुशल प्रशासक भी था। उसने तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए राज्य की दो राजधानियां निर्धारित की, पाटलिपुत्र और विदिशा। पाटलिपुत्र से स्वयं पुष्यमित्र शुंग शासन करता था, अर्थात जो मुख्य राजा होता था वो शासन करता था। और विदिशा जो है वो एक युवराज के अधीन होता था, जहां उसे उपराजा कहा जाता था। और इस प्रकार से दो राजधानियों से शुंग सत्ता चलती थी। राजा की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद थी और युवराज भी इस परिषद का सदस्य होता था। इसके अलावा शुंग सत्ता, शुंग राज्य में मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्थाएं मोटे तौर पर बनाए रखा गया था। अयोध्या के धनदेव द्वारा जो अभिलेख प्राप्त हुआ है, उस अभिलेख से भी हमें पता चलता है कि अयोध्या में धनदेव नामक प्रशासक पुष्यमित्र शुंग के समय शासन कर रहे थे। और वह जो है शुंग राज्य का एक प्रमुख प्रशासनिक केंद्र था, जहां अपने किसी खास व्यक्ति को प्रशासक बनाकर राजा भेजते थे। अपने किसी संबंधी को या अपने परिवार के किसी व्यक्ति को या युवराज को वहां पे प्रशासक बना के भेजा जाता था। आज जैसे भारत में 28 राज्य हैं, तो उसी तरह से भारत जिस तरह से राज्यों में बटा हुआ है या राज्यों का संघ है, उसी तरीके से शुंग सत्ता जो है, शुंग राज्य भी संघ राज्य था। राजकुमारों को गवर्नरों के अतिरिक्त सेनापति का पद भी दिया जाता था। जैसा हम जानते हैं कि अश्वमेध यज्ञ करने के बाद वसुमित्र को अश्वमेध के घोड़े के साथ भेजा गया था और उन्हें एक यवन राजा द्वारा जब घोड़ा पकड़ लिया गया था तो वसुमित्र को युद्ध करना पड़ा था और उस क्षेत्र को अपने राज्य में करना पड़ा था। तो ये भी हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा जो बड़ी उपलब्धि है उसकी वो है सेना का संगठन। चूंकि खुद एक कुशल सेनापति थे पुष्यमित्र शुंग, इसलिए उन्होंने सेना का संगठन पर विशेष ध्यान दिया और एक बहुत ही शक्तिशाली सेना का संगठन किया था। केपी जायसवाल का मानना है कि शुंग राज्य एक संघ राज्य था। जैसा कि अभी हमने कहा, ये केपी जायसवाल जैसे विद्वानों का मानना है, जिसे पुष्यमित्र शुंग ने अपने 8 पुत्रों को देकर 8 भाग में बांट दिया था और इस प्रकार वह शासन चलाता था। वायु पुराण भी इसकी पुष्टि करता है। जो केपी जायसवाल बोलते हैं उसकी पुष्टि वायु पुराण से भी होती है कि शुंग राज्य जो थी वो संघ राज्य के रूप में काम करती थी। पुष्यमित्र ने राजा बनने के बाद भी कोई विशेष पदवी धारण नहीं की और सेनापति जो पहले से उसकी एक उपाधि थी, उसी उपाधि के तहत वो शासन करते रहे। पुष्यमित्र की धार्मिक नीति। अब आइए हम लोग देखते हैं पुष्यमित्र की धार्मिक नीति। पुष्यमित्र का शासनकाल धार्मिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण शासनकाल रहा है। इस समय ब्राह्मण धर्म का पुनः उत्थान हुआ। वैदिक धर्म की अपेक्षा बौद्ध धर्म का महत्व कम हुआ। पुष्यमित्र ने पुनः वैदिक धर्म की श्रेष्ठता स्थापित करने का प्रयास किया। अशोक द्वारा ब्राह्मण धर्म की जिन पूजा पद्धतियों जैसे बलि प्रथा, पूजा, यज्ञ आदि को बंद करवा दिया था, पुष्यमित्र ने उन सभी को पुनर्जीवित किया।
पुष्यमित्र ने यवन आक्रमण को विफल करने के उपलक्ष्य में, यवनों पर विजय के उपलक्ष्य में 2 यश्वमेध का अनुष्ठान किया था। पहला बरार अर्थात विदर्भ युद्ध के बाद एवं दूसरा यवन विजय के बाद। और ये बात हमें इन पुष्यमित्र शुंग द्वारा किए गए यश्वमेध यज्ञ का पुरातात्विक साक्ष्य में मिलता है धनदेव के अयोध्या अभिलेख से। पतंजलि ऋषि जो हैं वो पुष्यमित्र के पुरोहित थे जब उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था तब। पुष्यमित्र ब्राह्मण धर्म के उद्धारक एवं संरक्षक तथा बौद्ध धर्म के उत्पीड़क के रूप में जाने जाते हैं। बौद्ध ग्रंथों में उन्हें कट्टर उत्पीड़क कहा गया है। दिव्यवेदांत जैसे ग्रंथ में उन्हें बिहारों का नष्टकर्ता और भिक्षुओं का हत्यारा कहा गया है। कहा जाता है कि शाकल का बौद्ध विहार पुष्यमित्र की आज्ञा से पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया था और पुष्यमित्र के शासनकाल में कई बौद्ध मंत्रियों को मंत्री पद से हटा दिया गया था, उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया था। किंतु उपरोक्त सभी कथनों में अतिशयोक्ति झलकती है या अतिशयोक्ति दिखती है। बौद्ध ग्रंथ महावंश में बताया गया है कि शुंग काल में कई बौद्ध विहार बहुत ही अच्छी अवस्था में थे और बौद्ध धर्म, बौद्ध कला, संस्कृति पूरे राज्य में लहलहा रही थी। हजारों हजार बौद्ध भिक्षु बोधगया, राजगीर, सांची, सारनाथ, भारहूत, विदिशा, काशी, कौशल आदि नगरों में जो बौद्ध विहार थे वहां रह रहे थे। भारहूत एवं सांची का स्तूप जो है वो भी शुंगकालीन माना जाता है। अतः पुष्यमित्र पर धार्मिक कट्टरता का आरोप लगाना ठीक प्रतीत नहीं होता है। बहुत सारे विद्वानों का मानना है कि वस्तुतः पुष्यमित्र शुंग के शासन में बौद्ध धर्म के प्रति पुष्यमित्र की जो कट्टरता दिखती है वो एक विशेष कारण थे। कई विद्वान कहते हैं कि यवन आक्रमण में के समय कई बौद्ध भिक्षु यवनों को प्रोत्साहित कर रहे थे। यवनों के साथ शुंग राज्य के खिलाफ या मगध की सत्ता के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे। यवनों के साथ मिलकर शुंग राज्य के या मगध की सत्ता के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे भिक्षुओं को पुष्यमित्र ने दंडित किया और ऐसे मंत्रियों को ही उन्होंने निकाला था, क्योंकि यवन शासक बहुत चालाक थे और भारत में प्रचलित बौद्ध धर्म को अपनाकर बौद्ध भिक्षुओं का वे सहारा ले रहे थे। तो इस प्रकार जो बौद्ध भिक्षु राजनीतिक षड्यंत्रों में लीन थे उन्हीं भिक्षुओं के खिलाफ पुष्यमित्र शुंग ने शक्ति की, क्योंकि उन्हें अपने राज्य की सुरक्षा करनी थी। राज्य की सुरक्षा सर्वोपरि थी, इसलिए कुछ बौद्ध भिक्षुओं और बौद्ध ऋषियों पर शक्ति की गई थी। इसलिए महावंश की बात हमें माननी चाहिए और उसके आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि पुष्यमित्र शुंग जो है वो कट्टर नहीं था।